क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लासेस है। और साथ ही हम लोग अलीगढ़ जामिया AMU और दूसरे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स, और वहाँ कर लिए इसके कंसेप्ट को हम लोग समझा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। और हम लोगों ने दिखा रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कैसे लिखेंगे, और बताया था कि जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा। उसको रिएक्टेंट के साइड से अगर दिखाते हैं तो माइनस यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करता है, और प्रोडक्ट के साइड से अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं तो प्लस, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़ीरो से आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से हमने दिखाया था। आगे हम लोग दिखाने जा रहे हैं, इसी में टॉपिक में भी चल रहा है कि अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, तो कैसे ग्राफ से बताएंगे, वो ग्राफ बनाने जा रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स ये हम लोग लेते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा। तो ये एक एक्सिस है, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन है ये, और ये टाइम है। ठीक है ना, ये टाइम एक्सिस है। अगर रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, जितना मिलेंगे वो सब रिएक्शन होता रिएक्टेंट का होता है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज होता है। तो और अगर हम लोग इसी को प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से दिखाएंगे तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से दिखाने के लिए ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, ये प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से दिखाएंगे ये, तो हमारा कुछ ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है ना, प्रोडक्ट से दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि इनिशियली कंसंट्रेशन जो है ना ज़ीरो था, बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते कंसंट्रेशन फिर इस तरह से चेंज होता है। इसको ग्राफ को अगर हम लोग थोड़ा समझते हैं हम लोग, देखिए इनिशियली जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो मैक्सिमम था, और रिएक्शन जब शुरू करा रहे तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन उसका ये है, टाइम ये है। इनिशियली जैसे रिएक्शन शुरू हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगा ये, ठीक है। लेकिन जिस वक्त रिएक्शन शुरू हुआ उस वक्त प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था वो ज़ीरो था बिल्कुल शुरू होने से पहले। लेकिन जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू किया उस वक्त रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब थोड़ी देर रिएक्शन चलते चलते पहुंचता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते 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 अब ये बहुत हल्के हल्के चेंज हो रहा है। अब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बन रहा है वो बहुत हल्के हल्के बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन अगर लेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये जो कंसंट्रेशन जो चेंज आ रहा होगा बहुत थोड़ा सा आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये सीधा दिख रहा है, ये टाइम के पहले दिख रहा है। टाइम के पहले का क्या मतलब हुआ कि ये चेंज नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पे
यानी इतना रिएक्टेंट अभी भी लास्ट में बच जाता है और रिएक्शन टाइम जाता रहेगा मगर रिएक्टेंट उतना बच जाएगा, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन इधर जो था, जो रिएक्टिंग एलिमेंट थे वो इधर बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी रिएक्ट करके और इधर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाया है। देखो ये शुरू में बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट बनाया, फिर जैसे जैसे ये बाद में जाते हैं फिर ये जाके ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस का क्या मतलब होगा कि अब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये इतना जाके ऐसे टाइम के साथ साथ होना ही रहा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी जाके कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, जब रिएक्शन चलते चलते कुछ दूर आगे चलता है। तो क्या देखा गया इस ग्राफ से कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो होता तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत तेज़ी से रिएक्शन जब ऑन होता है बहुत तेज़ी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट के साइड में। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बहुत सारे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आगे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो लास्ट में थोड़े से ऐसे रहते हैं जो रिएक्टिंग करते हैं एज इट इज़ बच जाते हैं, जबकि टाइम चलता रहता है मगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ये तो रिएक्टेंट के ग्राफ से पता चल रहा है। प्रोडक्ट के ग्राफ से यही पता चला कि इनिशियली जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन बन रहा है या प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो बहुत तेज़ी से उनका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, मगर थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन स्लो होने लगता है, यानी प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो कम होने लगता है और फिर एक जगह जाके उतना ही प्रोडक्ट बन के रह जाता है। अब उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनता, उतना ही रहता है। कितनी बात सुनी? तो ये वेरिएशन ऑफ ग्राफ बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का चेंज किस तरह से होता है। इनिशियली दोनों में चेंज फास्ट होता है। इनिशियली जैसे रिएक्शन शुरू होता है उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। ये जो इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है क्या मतलब हुआ, ये भी हर मोमेंट पे चेंज होते रहता है, इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है। जैसे अभी जितना प्रोडक्ट बना नेक्स्ट मोमेंट में उससे ज़्यादा बना, नेक्स्ट में उससे भी ज़्यादा बना, बढ़ता जा रहा है। कितनी बात सुन में आई? तो ये एक कंटिन्यूअस चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन जो है ना अलग अलग होता है, हर टाइम में सेम नहीं होता। कुछ बात सुनिए, हर टाइम में सेम नहीं होता, अलग अलग टाइम में अलग अलग अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट इज नॉट सेम ऑल द टाइम। इनिशियली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट changing into product is larger, but as the time passes the number of molecule converting to product is decreasing, becomes slower and then it become constant। ठीक है ना, स्टेशनरी आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, इतना ही है, बस इतना ही प्रोडक्ट बन के रुक गया। अब प्रोडक्ट इतना बन के रुक गया अब ये, और यहाँ से रिएक्टेंट में अब चेंज नहीं आ रहा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना चेंज होना था यहाँ चेंज हुआ, इसके बाद ये रुक गया। तो इसको भी हम लोग दिखाएंगे कैलकुलस से, यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से। कितनी बात में आगे चले पीछे चले, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बताया था, उसको अगर इसमें दिखाना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे दिखाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ से कैसे ड्राइव करेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने दिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन, उधर हम लोगों ने माइनस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता माइनस dr/dt लगाया था, प्रोडक्ट के साइज से प्लस dp/dt किया था, वो तो वहाँ पे था। अगर हमने ग्राफ से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी बताया था ना कि हर मोमेंट पे कंसंट्रेशन उसका बदलते रहता है, कौन सा मोमेंट पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है नेक्स्ट मोमेंट पे बदल जाएगा वो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ग्राफ से वो दिखाते हैं। ठीक है,
इसको हम जरा सा मिटा लेते हैं। इसको क्या बताया कि सपोज करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये है R1, ये कंसंट्रेशन है ये R1 इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। थोड़े से टाइम के बाद ज़ाहिर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसका अब जो है वो ये है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये यहाँ पे बी पॉइंट पे है। कितनी बात में यहाँ पे जो टाइम था इसको T1 ले लेते हैं, यहाँ पे जो टाइम था इसको T1 ले लेते हैं, T1। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है ए से बी तक जाने में, ये T2 हो गया, ठीक है ना। ये जैसे ए से बी तक चेंज होने में कंसंट्रेशन को ये इतना टाइम लगा, T2 माइनस T1 लगा। तो एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओ सॉरी रिएक्टेंट R2, हम लोग जैसे निकालते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट के साइड से दिखा रहे हम लोग, तो R2 तो फाइनल है, कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, ठीक है, और T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे है, ये कम है, तो इसका वैल्यू जो है ना R2 का वैल्यू कम है और R1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, माइनस डेल्टा R कंसंट्रेशन ऑफ दिस चेंज का, ये तो चेंज का कंसंट्रेशन हो गया, माइनस इसलिए लाया कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, और ये T2 माइनस T1 डेल्टा T ले लिया। ये होगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज, इसमें R एवरेज लिख लिया, R एवरेज लिख लिया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकालेंगे। ये तो हम लोगों ने कल भी थोड़ा समझाया था, मगर ग्राफ से दिखा रहे इस पे हम, इसे नोट करिए। ये आगे चलते हैं, ये तो था हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हुआ है, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और उसको करने के लिए थोड़ा सा हम ये मिटा देते हैं क्योंकि ग्राफ उस पर भी बनाना है, ग्राफ के ऊपर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो एवरेज का हो गया ये, और ये जो है थोड़ा इसे भी मैं हटा लेता हूँ, ये डायग्राम ग्राफ को भी हटा लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग दोबारा से ये हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में कितना होगा चेंज इन कंसंट्रेशन। सपोज करो मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर मोमेंट में कि यहाँ पे कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो जब भी कभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो जिस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता, वैसे तो मैं मैनुअल बना रहा हूँ तो इसलिए ये पूरा लाइन को ही छू दिया, पर ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा। चलो मैं थोड़ा सा और एहतियात से बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये हम लोगों ने पॉइंट को ही बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हमारे पॉइंट्स है, यहाँ पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं इस कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है।
हमने ऐसा लाइन बना लिया और लाइन बनाने के बाद एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एक इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मगर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस आर्क को, तो ये जो रिएक्शन बताएगा हमारा, बताएगा इसी पॉइंट का बताएगा कि कितना यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ले लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस वक्त जो कंसंट्रेशन था ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, और यहाँ से टाइम ले लेते हैं, एक टाइम यहाँ पे T1 ले लेते हैं और यहाँ पे T2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर हम इसका चेंज इन कंसंट्रेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जैसे P पे है तो हम लोग लिखाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एट P अपॉन dt माइनस में, क्योंकि कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही करेगा, तो इसका जो d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो d फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये हम लोगों ने वेरी स्मॉल लिखा है, लेकिन इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो चेंज है परपेंडिकुलर इसको दिखाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, तो ये जो है AB अपॉन BC से दिखा सकते हैं। AB कितना है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसको क्या करेंगे, R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 और फिर T2 माइनस T1, यहाँ पे T2 माइनस T1 जैसे पहले किया था, तो ये भी चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा, है ना। इसको मैं AB अपॉन BC कर दो ऐसे, बात समझ में आ रही है। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा, माइनस में आएगा, और ये चेंज इन टाइम। लेकिन ये चेंज इन टाइम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है और ये कुछ कंसंट्रेशन चेंज ले रहा है, यानी ये एवरेज ले रहे हैं, एवरेज का, यानी ये भी रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है लेकिन ये एवरेज में दिखा रहा है। और ये जो लिखा हम लोगों ने वेरी स्मॉल, D रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये बहुत छोटा सा टाइम पे दिखा रहा है। यानी ये जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है और यह चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो दे रखा है ये एवरेज के बराबर है, लेकिन एवरेज एक टर्म होता है जो सर्टेन चेंज इन कंसंट्रेशन और सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में निकालते हैं, मगर इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम में निकालते हैं। तो ये सिर्फ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, dr अपॉन dt। ये जो होता है AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं, याद तो होगा। तो इसको जो है हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस है तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा। tan थीटा को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप, तो माइनस स्लोप, ठीक है ना। स्लोप का मतलब होता है एक तरह का ढलान, जितना ज़्यादा शार्प स्लोप होगा उतना फास्ट चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, और जितना स्मूथ होगा, मतलब शार्प नहीं होगा बल्कि स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा, वो उसमें स्लोप कम होगा, और जिसमें स्लोप कम होगा उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लो होगा। तो बोला कि जो स्लोप है, माइनस यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखाता है, माइनस में दिखा रहे हैं, तो जितना शार्प स्लोप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है ना, और जितना कम स्लोप होगा उतना स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं ग्राफ से, रिएक्टेंट के साइड से रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो इससे दिखाते हैं, और इंस्टेंटेनियस को ही दिखाते हैं tan थीटा और या स्लोप से दिखाते हैं। कितनी बात सुनी, तो इसे नोट कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो ये जो अभी इतना किया हम लोगों ने, रिएक्टेंट के ग्राफ से ये सब बता रहे थे, एवरेज स्पीड,
रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने रिएक्टेंट के साइड से दिखाया। अगर हम लोग प्रोडक्ट के ग्राफ से दिखाना चाहे, ये हम लोग प्रोडक्ट का ग्राफ बना रखा है, प्रोडक्ट के साइड से दिखाना चाहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। बताया क्या, सपोज यहाँ पे एक कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का एक मोमेंट में, इसको ए ले लेते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला जाएगा, बी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये P1 ले लेते हैं। यहाँ पे P1 था, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2 ले लेते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट पे। टाइम के हिसाब से देखते हैं तो ये T1 ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का जो टाइम है इतना, ये T1 है, और यहाँ पे ये T2 आ जाएगा। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है ना, ये चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, और चेंज इन टाइम कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं इसको ट्राइंगल भी कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट साइड हम लोग प्रोडक्ट से ले रहे हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दे रखा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट, ठीक है ना, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे P2 लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेशन P2 ये है हमारा, और इनिशियल कंसंट्रेशन है P1, ये इनिशियल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर T2 माइनस T1 दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब ये आ जाएगा डेल्टा P कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा T, ये पॉजिटिव साइन रहेगा। तो प्रोडक्ट के साइड से अगर निकालते हैं तो पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम टेकन, ये हो जाता हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट के हेल्प से निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इधर से मिटा दे रहे हम लोग, ये वाला ग्राफ का काम खत्म हो गया। समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से रिवीजन करिएगा घर पे जाके, और नहीं तो फिर हमारे चैनल को ऑन कर लीजिएगा, फिर जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसको ग्राफ को भी थोड़ा मिटा लेते हैं। इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है, हम लोगों ने पॉइंट सेलेक्ट किया, मान लो ये P ले लिया, और यहाँ पे चाहते हैं कि इस वक्त प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था इस वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कैसे निकालेंगे, जब भी कभी अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होता तो स्लोप ड्रॉ करते हैं उस पर। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, ये हमारा एक स्लोप ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ठीक, और फिर ये हमारा स्लोप ड्रॉ कर लिया, यानी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के हेल्प से निकालना है। ये हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, फिर इसके बाद एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो कंसंट्रेशन चेंज होगा इसको DP चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन DT ले लिया। ठीक है,
ये इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन टाइम। इसको हम लोग स्लोप से भी दिखाते हैं, जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट के साइड से किया था, ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट से बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इसको भी, या फिर इसको टैन थीटा भी बोलते हैं। टैन थीटा जो यहाँ पे बनेगा वो, ठीक है, कितनी बात सुनाई। तो सेम चीज़ था, सिर्फ फ़र्क कितना है कि वहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट को ले रहे थे, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट को ले रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कितनी बात सुन में, ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ के हेल्प से निकाला गया। आगे दे रखा है इसमें कि जो रिएक्शन है, जब भी कभी एलिमेंट और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एलिमेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये ए है और ए जो है बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट सी और डी दे रखा है, तो किसी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी से भी निकाल सकते हैं, ये तो रिएक्टेंट के साइड से हो जाएगा, या फिर सी डी कोई भी लेके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और दोनों ही सेम आएगा। मतलब दोनों से, चाहे इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट आएंगे। इसमें सिर्फ ये आएगा कि ये नेगेटिव दिखा रहा होगा, डिक्रीज का रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा होगा, और ये पॉजिटिव से रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा होगा, ठीक है, मगर वैल्यू आएगा सेम। किसी भी एक का चेंज इन कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या बताया, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड by any of elements involved in chemical reaction, ठीक है ना, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के कंसंट्रेशन के चेंज से निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, डिटरमाइन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स, ऑफ एनी एलिमेंट्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के चेंज इन कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ये समझ में आया। हम लोगों ने बताया ग्राफ से कैसे ड्राइव करते हैं इसको। क्या बताया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे हम लोग, दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों ही सेम है, सिर्फ टाइम का फ़र्क है। क्या बताया, जैसे हम लोगों ने बताया था कि माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो लिखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन ये रिएक्टेंट के साइड से है, या अगर प्रोडक्ट के साइड से दिखाते तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना, प्रोडक्ट के साइड से दिखाते तो ये डेल्टा दिखाते हैं तो सर्टेन टाइम इंटरवल है, मतलब टाइम ठीक ठाक है, ऐसा बिल्कुल बहुत कम टाइम नहीं है। लेकिन क्या बताया कि अगर टाइम को बहुत कम, बहुत ही स्मॉल टाइम में ले, यानी टाइम टेंड्स टू बी ज़ीरो, टाइम व्हेन टाइम
टेंस टू बी 0 और डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू बी 0, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू बी 0, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसको, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू बी 0, यानी टाइम बिल्कुल कम होते तो 0 के करीब पहुंच जाए। तो ऐसे कंडीशन में यही चीज़ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी लिख देंगे इसी को, और या फिर इसको लिखेंगे डी पी, ये आर तो रिएक्टेंट के साइड से आर से दिखा दिया, या प्रोडक्ट के साइड से देखा तो डी पी अपॉन डी टी, ये प्रोडक्ट के साइड से, ये रिएक्टेंट के साइड से, ये डी लग गया, ये डेल्टा की जगह डी लग गया, और यही हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिफरेंस है इसमें एवरेज में इंस्टेंटेनियस में? एवरेज में सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको लेते हैं, लेकिन टाइम बहुत छोटा, उस स्मॉल टाइम में कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, अगर उसको कंसीडर कर रहे हैं या उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों में? आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था दोनों साइड से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड से भी, प्रोडक्ट साइड से, लेकिन जो जनरल एवरेज स्पीड का लिखा गया है, रेट एवरेज स्पीड ऑफ, रेट ऑफ एवरेज स्पीड, ये हम लोगों ने लिखा था डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से लिखेंगे, और डेल्टा टी ये माइनस लगा दिया, रिएक्टेंट के साइड से लिखे, या फिर प्रोडक्ट के साइड से लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा टी, इससे भी प्रोडक्ट से भी दिखा सकते हैं। जो कंसंट्रेशन होता है, ये वाला कंसंट्रेशन, इसका यूनिट होता मोल पर लीटर, मोलारिटी हमने बताया था ना, मोलारिटी होता है, और मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, तो ये है इसका मोल पर लीटर, ये तो ऊपर का हो गया, ठीक है ना, मोल पर लीटर ये ऊपर का हो गया, और नीचे टाइम है, टाइम का सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड, सेकेंड नीचे से ऊपर जाता है, ये भी पर सेकेंड हो गया, ये सेकेंड नीचे था, ये भी ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड हो गया, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। कितनी बात सुनी? रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, चाहे रिएक्टेंट के साइड से लिखिए चाहे प्रोडक्ट के साइड से लिखिए। आगे एक बोला क्या कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं और बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने जा रहे हैं राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये अगला टॉपिक करने जा रही है, छोटा सा टॉपिक है ये। क्या बताया? राइटिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन दे रखा रिएक्शन का बैलेंस किया हुआ है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है वो हम दिखाने जा रहे हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शन का जो दे रखा है, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है, आयोडीन का कंसंट्रेशन, दोनों को जब रिएक्ट करते हैं बैलेंस करके लिखेंगे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कंपाउंड बन जाता है। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो किसी भी एलिमेंट से लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
अगर मैं हाइड्रोजन से लिखना चाहूँ तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी माइनस में लिख सकते हैं ऐसे। यही इतना ही रेट ऑफ रिएक्शन अगर आयोडीन से लिखना चाहे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन चेंज इन टाइम टेकन माइनस में, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट के साइड से है। अब इधर चलते हैं, प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन चेंज इन टाइम, सेम टाइम। कितनी बात समझ में? यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 था जो कोफिशिएंट इस है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो रेसिप्रोकल में लिखते हैं, ठीक है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन में। यहाँ तो 1 था, इसके आगे 1 है तो 1/1 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो 1/1 1 ही रह जाएगा। ये 2 था तो ये 1/2 हो गया। प्रोडक्ट के साइड से तो पॉजिटिव लिख दिया, ये रिएक्टेंट के साइड है नेगेटिव लिखा। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन चाहे जिससे भी निकालिए आएगा सब सेम ही, ठीक है। कितनी बात सुन में आ रही है? तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग करेंगे कल यहाँ से।